ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इससे पहले दो सेशन आपने देखे जो एजुकेशन को लेकर थे और अब हेल्थ सेक्टर पर बात होगी। भिवानी में स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है, स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को किस तरह से मिल पा रही हैं, नहीं मिल पा रही हैं, क्या कुछ कमियां हैं, इन पर बात करेंगे। कितना सहयोग शासन और प्रशासन से भिवानी जिले के लिए मिल रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। हमारे साथ इस सेशन को होस्ट करने के लिए रवि जांगड़ा मेरे सहयोगी होंगे। रवि, आप सबसे पहले मंच पर आएं और खास मेहमानों को मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। आईएमए पैट्रोन से मैं डॉक्टर करण पुनिया जी को आमंत्रित करता हूं मंच पर। डॉक्टर करण का बहुत स्वागत करिए तालियों के साथ। डॉक्टर करण, आप मंच पर आएं। डॉक्टर एलबी गुप्ता जी को मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर, जो फिजिशियन है। एलबी गुप्ता जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। डॉक्टर कपिल शर्मा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, जो कि डेंटल सर्जन हैं। डॉक्टर कपिल शर्मा जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। और मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिवकांत शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। शिवकांत शर्मा जी का बहुत तालियों के साथ स्वागत करिए। तो देखिए, ये जो सेशन है ये बहुत ज्यादा खास होने जा रहा है, क्योंकि लोगों का स्वास्थ्य मूलभूत जरूरत है और अगर स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं भी जिले में ना मिल पाएं तो जाहिर है सवाल खड़े होंगे। और आज उन्हीं सवालों को हम पूछेंगे और ये भी जानेंगे कि स्वास्थ्य की व्यवस्था भिवानी में कैसी है, आने वाले वक्त में क्या इसमें और सुधार होने की गुंजाइश है। रवि, ओवर टू यू। शुक्रिया पराग। और बेहद महत्वपूर्ण सत्र इसलिए भी है क्योंकि ये तमाम लोगों की सेहत से जुड़ा मुद्दा है। सेहत से संबंधित सवाल भी पूछेंगे, लेकिन जिस तरह से तारुफ करवाया गया है कुछ मैं और भी जोड़ना चाहूंगा। मेरे दाईं तरफ सबसे पहले कुर्सी पर वो शख्सियत जिन्होंने भिवानी में चिकित्सा क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है, और ना केवल चिकित्सा क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है बल्कि उस शख्सियत के बड़े भाई हैं जो आज सबसे बड़ी चेयर पर हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बड़े भाई हैं डॉक्टर शिवकांत शर्मा जी। जोरदार स्वागत कीजिएगा। डॉक्टर करण पुनिया किसी परिचय के मोहताज नहीं है। डॉक्टर करण पुनिया खुद आईएमए से जुड़े रहे हैं, आईएमए के पैटर्न हैं। इसके अलावा डॉक्टर कपिल शर्मा, ये भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, डेंटल सर्जन हैं और कई जगहों पर इनकी जो शाखाएं हैं वो लगातार अस्पताल चल भी रहे हैं। डॉक्टर एलबी गुप्ता, वो भी अपने आप में एक हस्ताक्षर हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर करण पुनिया जी आपके पास आऊंगा। लोग इतने बीमार क्यों हो रहे हैं आजकल? सबसे पहले तो आपने हमें आमंत्रित किया और पब्लिक से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बोलने के लिए कहा। आपने ये भी कहा कि हम किसी चीज़ के मोहताज नहीं हैं। मोहताज तो हम पब्लिक के हैं। जब तक पब्लिक हमारे साथ नहीं है हम जगह जगह आप लोगों के मोहताज हैं। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है उसके ऊपर इन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा है कि लोग वहाँ कितने बीमार क्यों हो रहे हैं। इतनी छोटी उम्र में डॉक्टर साहब, इतनी कम उम्र में लोग, बच्चे जो है बीमार हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां घर कर जाती हैं, वजह क्या है? जीवन शैली बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, खान पान बहुत महत्वपूर्ण है। आज के बच्चे जंक फूड खाना पसंद करते हैं, घर का खाना पसंद नहीं करते, ज़्यादातर बाहर जाते हैं, होटलों में खाते हैं। और जो इम्पोर्टेंट भोजन की का इंग्रेडिएंट है, फल हुए, सब्जी हुई, साबुत अनाज हुआ, उनकी चीज़ उनका मन रहता नहीं और पौष्टिक भोजन नहीं लेते। उनका घूमना फिरना और बाकी दिनचर्या से अपने आप को जोड़े रखना बहुत दुर्लभ हो गया है। रात को 2-2 बजे तक आमतौर पर लैपटॉप पर या मोबाइल पर लगे रहते हैं, सुबह लेट उठते हैं लगभग 9 बजे 10 बजे। और ये जीवन शैली जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ में उनके अंदर कुछ व्यसन भी आ गए हैं। कुछ बच्चे बियर पीते हैं, शराब पीते हैं, धूम्रपान भी करते हैं, गुटखा खाते हैं। तो इस तरह का ये जो नया प्रचलन नया भारत में आया है ये बहुत ही खराब दौर है और इससे निपटने के लिए उन बच्चों को ध्यान देना होगा कि भाई वो बीमार होते जा रहे हैं और उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, हर स्टेज पर जागरूक होना पड़ेगा। डॉक्टर शिवकांत जी से बात करूंगा। डॉक्टर साहब, क्या हमारी जो लाइफस्टाइल है वो सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है? निश्चित रूप से हमारी जो दिनचर्या है, हमारा खाने पीने का, व्यायाम करने का, उठने बैठने का, सोने का, जो हमारा एक रूटीन था वो बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो गया है। और हमारे जो शरीर है उसके मेटाबॉलिज्म से, उसकी जो हमारी प्रक्रिया है जीवन चलने की या
स्वास्थ्य को मेंटेन करने की, उस प्रक्रिया से इसका सीधा संबंध है और सारी चीज़ों का ये मिला जुला असर है। एक फैक्टर को हम नहीं चिन्हित कर सकते, सभी को मिला जुला के अगर हम जोड़ेंगे तो ये लग पाएंगे कि इन सभी ने अपना अपना नकारात्मक योगदान दिया है हमारे स्वास्थ्य को खराब करने में। सर, छोटे छोटे बच्चे वही प्रश्न जो है वो लगातार बीमार हो रहे हैं, इम्यूनिटी इतनी कमजोर कैसे है और कैसे उसको मजबूत किया जा सकता है? देखिए, जैसे अभी डॉक्टर करण पुनिया ने और डॉक्टर शिवकांत ने बताया कि हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो बिगड़ गया है और उसमें एक एड ऑन जो फीचर जो एक और एड ऑन हुआ है वो है हमारी डाइट। क्योंकि हमारी जो जैसे आप छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं तो उनकी डाइटरी हैबिट्स बिल्कुल चेंज हो गई है, उनकी डाइट से फाइबर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब लोग वो जंक फूड पे आ गए हैं और जो घर की बनी हुई चीज़ें ना लेके वो बाहर के पैक्ड फूड पे आ गए हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो बीमारियां हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। डॉक्टर साहब, फिजिशियन है डॉक्टर एलबी गुप्ता जी, आपसे जानना चाहूँगा, मोटापा, बीपी, शुगर, ये तमाम चीज़ें जो है, छोटे छोटे बच्चे भी आपके पास आते होंगे तो उनको भी ये बीमारियां बताई जाती हैं। ये बीमारियां होती हैं तभी बताई जाती हैं, वजह क्या है इसके पीछे? लाइफस्टाइल या इससे भी इतर आनुवांशिकता या कुछ और वजह भी हो सकती है? सर, एक लाइफस्टाइल को हम इसका मान सकते हैं कारण है कि ये इस वजह से शुगर, डायबिटीज़, मोटापा ये लोगों में बढ़ रहा है, स्पेशली यंग किड्स में। दूसरा क्या है सर, हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है। हम चाहते हैं कि हम बढ़ें, हमारा जो मानसिक विकास है वो हो रहा है, शारीरिक विकास हम नहीं करते। शरीर के ऊपर कोई आपको दिखेगा नहीं कि एक बंदा खेल तो खेल ही रहा है, साथ में वो कुछ और भी कर रहा है, जैसे पढ़ाई में अव्वल है, ऐसा नहीं है। अब पढ़ाई एक तरफ हो गई है और खेल एक तरफ हो गया है। उसके कारण क्या है, हम अपने शरीर पे उतना वर्क कर ही नहीं रहे हैं जितना आइडियली हम आपकी उम्र में करते थे, हम करते थे बचपन में। जॉगिंग करना, वॉकिंग करना, ये हमारे एक अच्छे लाइफस्टाइल हैबिट्स थे जो कि आज मिस हो गए हैं हमारी लाइफ से। सर, वही प्रश्न, डायबिटीज, बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कोई खास वजह तो होगी? उसकी खास वजह सिर्फ ये है कि हम जैसे अभी डॉक्टर एलबी ने भी लाइफस्टाइल, अगर बात करें, आनुवांशिकता कहाँ तक जिम्मेदार है? देखिए, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इसमें जेनेटिक्स का भी रोल है, बट उतना ज़्यादा नहीं है। अगर हम हमारी लाइफस्टाइल पे वर्क करते हैं तो कुछ हद तक हम उसको डिले कर सकते हैं और प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है, सारा दिन हम टीवी पे, नेटफ्लिक्स पे और मोबाइल स्क्रीन टाइम बढ़ गया है हम लोगों का। तो जितनी ज़्यादा हमारी सीडेंट्री लाइफस्टाइल का टाइम बढ़ता जाएगा, स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जाएगा, उतनी हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी, उतनी हमें बॉडी में मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करने लग जाती हैं और जितना मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारी बढ़ती जाएंगी और इलनेस का लेवल जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा। डॉक्टर साहब, इतनी डिप्रेशन और एंजाइटी क्यों बढ़ रही है? महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बच्चे काम कम करना चाहते हैं और मेहनत कम करना चाहते हैं, जैसा कि लाइफस्टाइल के ऊपर बात हो रही थी। उसके अलावा भी लोगों को इतनी चिंताएं हो गई हैं, पैसा कमाने की एक दौड़ हो गई है, पैसा ज़्यादा कमाएं, काम कम करें, इजी तरीके अपनाएं, उठने बैठने सोने का कोई सिस्टम नहीं, और उसकी वजह से जब वो उनको प्राप्त नहीं होता तो उनके अंदर एक स्वाभाविक रूप से डिप्रेशन आ जाता है। एक दूसरे को देखते हैं कि उसके पास में इतना धन है, उसके पास में इतना वैभव है और हमारे पास नहीं है। ये सोचते सोचते उन बच्चों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं उनको डिप्रेशन की तरफ ले जा रही हैं। इसके अलावा जो सामाजिक ताना बाना है, परिवार के साथ जुड़े रहना, माता पिता के साथ मिलना, उनसे पूछना, उनके साथ बैठना, वो कम हो गया है। तो उनको इस तरह की शिक्षा मिल नहीं पाती और नहीं मिल पाती तो वो अपने अपने धुन में रहते हैं और उसी धुन में बैठे बैठे अवसाद का कारण उनका बन जाता है। डॉक्टर साहब, मोबाइल और जो मानसिक अवसाद है, मोबाइल और जो सोशल मीडिया है वो मानसिक अवसाद की वजह बनता जा रहा है, या इससे भीतर कोई बात है माना जा सकता है? यानी एक वरदान की बजाय अभिशाप बनता जा रहा है मोबाइल। देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जो सोशल मीडिया है या मोबाइल फ़ोन है, अपने आप में ये बहुत बड़ी सुविधा और ज्ञान का स्रोत के रूप में हमारे सामने आए थे, लेकिन जब अति हो जाती है किसी चीज़ की, जब हमारा जो संतुलन बिगड़ जाता है हमारी दिनचर्या का, उस संतुलन बिगड़ने से क्या हुआ कि हम मोबाइल की तरफ या टीवी की तरफ या सोशल मीडिया की तरफ हम ज़्यादा आकर्षित हो गए या ज़्यादा समय देने लग गए।
उसमें सोशल मीडिया में फिर उसका दुरुपयोग होने लगा है। उसमें तरह तरह के जो सामाजिक जो दुष्प्रभाव है उसका वो आने लगा है और उसका दुरुपयोग लोगों ने करना शुरू कर दिया है। तो उस वजह से बच्चे जब कोई गलत चीज़ देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसके बारे में फिर उसका प्रचार प्रसार बहुत जल्दी होता है। और एक ये ह्यूमन स्वभाव है कि नकारात्मक बातों का प्रभाव या उसका फैलाव बहुत जल्दी होता है। तो एक कोई नेगेटिव चीज़ सोशल मीडिया पर आ जाती है तो बच्चे या नौजवान उसको उनमें फैल जाती है वो बात, और उसका जो मानसिक दुष्प्रभाव है वो फिर उसमें परिलक्षित होता है। ये सोशल मीडिया को एक किस्म से मैं कहूँगा दुधारी तलवार की तरह है कि आप उसका सदुपयोग करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बड़ा ज्ञान का स्रोत भी है। आप नेट को देख लीजिए, आप यूट्यूब को देख लीजिए, आपके लिए ज्ञान का वो भंडार है। लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी डाल दी गई हैं जो ज्ञान की बजाय आपको आपके दिमाग को विकृत कर देती हैं। तो उस विकृति की तरफ भी अगर युवा हमारे आकर्षित होंगे तो वो उसका दुष्प्रभाव निश्चित रूप से सामने आएगा ही आएगा। सुविधाओं की बात कर लेते हैं सर। मामूली बीमारी के बाद चाहे नागरिक अस्पताल की बात करें, छोटे अस्पतालों की बात करें, मरीजों को हिसार या रोहतक रेफर कर दिया जाता है, दिल्ली एम्स में जाते हैं, बाढ़ एम्स में जाते हैं। आपको लगता है कि भिवानी सरीखे इलाके में इस तरह की सुविधाएं मिल पा रही हैं लोगों को? चाहे डेंटल के क्षेत्र में बात करें, हालांकि आपने पहल की है, आपने प्रयास जरूर किए हैं, क्या इस तरह की सुविधाएं, इस तरह की सेवाएं मिल पा रही हैं यहाँ पर? भिवानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहाँ खड़ा है? देखिए, जहाँ तक हम डेंटल हेल्थ केयर की बात करते हैं तो डेंटिस्ट्री में ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है जो हमारे भिवानी में पॉसिबल नहीं है। चाहे वो एडवांस हम डेंटल इम्प्लांट सर्जरीज, जाइगोमा सर्जरीज़ की बात करें, या हम प्लाज्मा एक्टिवेटर सर्जरीज़ की बात करें, या हम अगर बात करें जीबीटी की, तो वो सब फैसिलिटीज़ भिवानी में मिल पा रही हैं। तो किसी भी क्षेत्र में डेंटिस्ट्री की किसी भी फील्ड में 9 ब्रांचेज में अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो हम भिवानी में नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। त्रिवेणी डेंटल पे हम सभी तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हमारी टीम है वो सभी फैसिलिटीज़ दे पा रही है। और रही बात जो बाकी मेडिकल हेल्थ केयर की, तो मुझे लगता है कि वो भी एक धीरे धीरे अब काफ़ी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन शुरू हो गए हैं जहाँ पे अच्छी हेल्थ केयर सुविधाएं और इमरजेंसी स्पेशली क्रिटिकल केयर भी अब शुरू हो गए हैं। अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के लिए भी बाहर भटकना पड़ता है। क्रिटिकल केयर यूनिट डॉक्टर साहब आपने स्थापित की है, कितना लोगों को फायदा उसका मिल पा रहा है दूसरे शहरों की बजाय, दूसरे शहरों में जाने की बजाय? सर, हमने भिवानी का पहला लेवल 2 एडवांस आईसीयू शुरू करा है। लेवल 2 का मतलब क्या है कि जो चीज़ें आपको ऑर्गन ख़राब कर रही हैं उसका सपोर्ट सिस्टम आपको मिल जाए, ऑन बेड डायलिसिस हो जाए। जैसे छाती रोग विशेषज्ञ सर हैं, ब्रोंक में कोई वेंटिलेटर पे आपने पेशेंट डाला है, उसका कोई बलगम जम गया है, तो बेड पे ही ब्रोंकोस्कोपी करके हम उस बलगम को निकाल पाएँ और उस चीज़ को ठीक कर पाएँ। ये फैसिलिटी आज की डेट में भिवानी में उपलब्ध होनी शुरू हो गई हैं और धीरे धीरे और भी एडवांस होंगी। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को इस बारे में समझना पड़ेगा कि जो टाइम पीरियड है घर से लेके हॉस्पिटल तक का वो जितना कम रहेगा और उसको वो फैसिलिटी जितनी जल्दी मिल पाएंगी, हमारे पॉजिटिव आउटकम के रेशो उतने बढ़ते चले जाएंगे। आज जैसे हमने एक कैंपेन शुरू करा है जेबी गुप्ता हॉस्पिटल में, जिसका हमने नाम रखा है हर हाथ जीवन दाता। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम हर स्कूल में हमारा टारगेट है जाके लोगों को एक बेसिक सीपीआर बताना कि आप घर पे जब हो और एम्बुलेंस को आपने कॉल कर लिया, इतनी देर में पेशेंट के साथ आप क्या करोगे? आप उसको देखते रहोगे? नहीं, आप सीपीआर करोगे। सीपीआर कैसे करते हैं, किस पेशेंट को सीपीआर की ज़रूरत है। हम आज की डेट में 15 स्कूल भिवानी के कवर कर चुके हैं। हमारा टारगेट है एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोर्ट्स, पुलिस वाले एंड स्पेशली जो ये आपके ब्लिंकिट, जोमेटो जो ड्राइवर्स हैं जो कि सारा टाइम हाई स्पीड पर रन करते हैं, रोड ट्रॉमा के बहुत बड़ा पार्ट होते हैं ये, इनको फर्स्ट एड सिखाना और हॉस्पिटल तक पेशेंट को ले जाना ठीक ठाक, वो एक गोल्डन पीरियड होता है जो हम भिवानी की जनता नहीं समझ पाती ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। हमारा टारगेट है इसको बढ़ाना, इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाना और उसके पॉजिटिव आउटकम्स लाना। आईएमए से सीधे तौर पर डॉक्टर साहब आपका जुड़ाव रहा है बरसों से। आईएमए जो है हमने देखा था कोविड के वक्त भी, अगर बात करें तो आगे बढ़कर निजी अस्पतालों तक ने सेवाएं दी थी, निःशुल्क सेवाओं की चाहे बात करें, निःशुल्क परीक्षणों की बात करें, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान मुझे याद आया। उस अभियान की शुरुआत संभवतः भिवानी में कई सारे अल्ट्रासाउंड केंद्र भी होते थे। उन अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर गारंटी से लड़का लड़की की पहचान की बात भी कही जाती थी कि लड़का लड़की की, बेटा बेटी की पहचान की जाती है यहाँ पर। और उसके बाद जो है जो जिस तरह की कार्यप्रणाली देखी जाती थी, तो उस वक्त भी आईएमए ने बड़ा रोल निभाया था। आपको लगता है वो प्रासंगिकता है अभी भी? अब जिस तरह से अभियान चलाया जा रहा है कि बेटियों को तो बचाना होगा, बेटियों को बचाने के लिए आईएमए किस तरह से अभियान चला रही है? क्योंकि मल्टी एस्पेक्ट्स की चर्चा करनी इसलिए जरूरी है, तमाम चीजें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। मुझे नहीं लगता
आईएमए ने कोई प्रयास बाकी छोड़ा है। ये तो हमारे जो पब्लिक है उसकी मानसिकता बनी हुई है कि उनको लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता क्यों लड़का होना चाहिए, लड़की क्यों नहीं होनी जब चाहिए। जांच होती थी तब तो सारे जानना चाहते थे डॉक्टर साहब, और चोरी छुपे तो अब भी जांच होती है। कई आज भी ऐसी कंट्रीज हैं जिसके अंदर सेक्स बता दिया जाता है कि आपका लड़का है या लड़की है, लेकिन चूंकि एक पीएनडीटी एक्ट बना है उसके तहत ऐसा हुआ है। मैं एक छोटा सा वाक्य सुनाना चाहता हूँ। 1995 में मैं भिवानी आईएमए का अध्यक्ष था। डॉक्टर एससी शर्मा यहाँ के सीएमओ थे और नया नया एक्ट आया था, तो हमें कहा गया कि जी ये लड़का लड़की की जांच बंद की जाए। तो मैंने, मेरी बहन सरपंच है थी इसकी अटेला गांव की, वो आई, मैंने उनको मना कर दिया, हमने वो मशीन भेज दी है। उस बहन ने कई दूसरी जगह से अल्ट्रासाउंड करवाया, लड़का उसके पैदा हुआ। 6 महीने तक वो मेरी बहन मेरे से नहीं बोली, लेकिन मैंने उस दिन प्रतिज्ञा की थी कि भाई मुझे इसके बाद में ये कार्य नहीं करना है। और आज भी हम इस बात को बड़ी गर्व से मैं कह सकता हूँ, भिवानी के जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं जो अल्ट्रासाउंड से संबंधित रखते हैं वो ये काम नहीं करते। डॉक्टर साहब की पहल पर तालियां होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बेटियों की सुरक्षा को लेकर, महिलाएं बड़ी तादाद में, बहुतायत में यहाँ पर बेटियां मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है। जी लाइन सर, और ऐड कर देता हूँ। मेरे घर में हम लोग 3 सगे भाई हैं, 11 डॉक्टर हैं, और मेरा बड़ा बेटा भी अल्ट्रासाउंड यूज करता है, उसकी वाइफ भी, छोटा बेटा भी, और हम पति पत्नी भी। मेरे बड़े बेटे के 2 बेटियां हैं, एक 8 साल की, एक 5 साल की। वो हमारी समझ में, हमारी जानकारी में आई हैं, और हम उन बच्चियों को इतना प्यार करते हैं जितना एक देवी को प्यार करते हैं। और ये मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है कि लड़कियां आनी चाहिए और जरूर आनी चाहिए। मेरे घर में थी डॉक्टर वंदना नहीं होती तो मैं वंदना हॉस्पिटल नहीं बना पाता, और मैं उनके यहाँ नौकरी नहीं कर रहा होता, उनकी वजह से मैं कमा के खा रहा हूँ। तो मैं तो लड़कियों के लिए बहुत पक्षधर हूँ। आज भारत में केवल एक ही लड़का लड़की में यही है कि लोग लड़का चाहते हैं, लड़की नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते ये तो आपको पता हो, बाकी लोगों को पता होना चाहिए। डॉक्टर शिवकांत, मैं आपके पास आऊंगा। स्वास्थ्य जगत की बात करें, चिकित्सा क्षेत्र में आपने बड़ा नाम भी कमाया है। इसके अलावा जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि देश में सर्वोच्च पद पर जो है आज आसीन हैं आपके भ्राता, आपके छोटे भाई, उनको भी यहाँ तक लाने में आपका योगदान रहा है, चाहे वकालत करने की बात हो या फिर उस पद तक वो गए हैं। उनकी मेहनत, उनकी डेडिकेशन से ज़्यादा आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन काम आई है। आपको लगता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में और आप आगे काम कर पाओगे? भिवानी जैसे इलाके में स्वास्थ्य सुविधाएं और ज़्यादा मिलेंगी इतने बड़े ओहदे तक पहुंचने के बाद, इतने बड़े पद तक जाने के बाद? क्या उनकी दरकार नहीं लगती आपको कि ऐसा भी यहाँ भी किया जाना चाहिए कुछ बड़ा? नहीं, निश्चित रूप से मैं भिवानी में 1985 में, जनवरी 1985 में मैंने सरकारी सेवा ज्वाइन की थी, और 1992 से मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में कार्यरत हूँ। स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर में निश्चित रूप से सुधार हुआ है, और ये एक मैं कहूँगा कि निरंतरता की प्रक्रिया है, और ये आज भी चल रही है। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, कोई सुधार का अंत नहीं होता। आज हम जिस मुकाम पे हैं, आज से 20 साल पहले उस मुकाम पर नहीं थे, और आने वाले 20 सालों में शायद हम इससे और बेहतर मुकाम पर होंगे। लेकिन इसमें जो हमारी जो सफलता है या हमारा जो सुधार की जो एक हमारा स्तर है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि चिकित्सकों के साथ साथ समाज के लोग भी कितना सहयोग देते हैं। हमारे यहाँ समाज को अगर सहयोग मिलेगा और समाज के लोग भी हमारे को प्रोत्साहित करेंगे, हमारे साथ से सहयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से चिकित्सक जो है अपनी सेवाओं का स्तर ऊंचा करने में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। और समाज के कुछ लोग, कुछ एक तबका ऐसा है जो चिकित्सकों के प्रति उनकी नकारात्मकता आज भी विद्यमान है। वो चिकित्सक को केवल इस रूप में देखते हैं कि शायद हम प्राइवेट डॉक्टर हैं तो हम पैसा कमाते हैं ज़्यादा है, और जो सरकारी चिकित्सक हैं वो शायद उतनी सेवा में ध्यान नहीं देते, वो उतनी सर, मैं बीच में रोकूंगा आपको। ये बड़ा इस पब्लिक का भी प्रश्न है। तमाम लोगों के जहन में ये बात होगी कि कई मर्तबा बड़े अस्पतालों में देखा जाता है कि मरीज वेंटिलेटर पर है, लगातार 24, 36, 38 घंटे तक उसको लिटाए रखा जाता है, उसके बाद जो है जवाब नहीं दिया जाता है, जबकि मरीज जो है वो जा चुका होता है। क्योंकि ये पैसे हटने का एक तरह से इस व्यवसाय में भी इस तरह की कई सारी प्रवृत्तियां आई है। आपकी बात सही है। मैं इस बात के लिए मैं
100% मैं चिकित्सकों का पक्ष नहीं लूँगा। हो सकता है इक्का दुक्का ऐसे ऐसे उदाहरण हो, ब्लैक शीप्स हो सकती हैं किसी भी पेशे में, डॉक्टरों में भी हो सकती हैं और अन्य पेशों की तरह से, लेकिन बाई एंड लार्ज मैं अगर ये कहूँगा आम जो धारणा है उसमें वो उसका कारण, उस धारणा का जो आधार है, नकारात्मकता का जो आधार है वो अज्ञानता है। वो आम पब्लिक को पता नहीं है। वो ये सोचते हैं कि ये जो मशीन पे चला रखा है, ये मशीन पे केवल इसलिए चला रखा है कि इसको कुछ समय के लिए जिंदा रखना है और उसके लिए उस समय के लिए उसको आर्थिक लाभ कमाना है। लेकिन मुझे ये बताइए, जिस पेशेंट को, जिस मरीज को इसकी आवश्यकता है, उसके लिए हमारे पास विकल्प क्या है? क्या हम किसी और विकल्प से उसको जिंदा रख सकते हैं? अगर उसका एक पुर्जा काम नहीं कर रहा, कोई एक सिस्टम शरीर का जवाब दे चुका है, तो उस सिस्टम के कार्य, उसके काम को सुचारू रूप से वापस लाने तक उस मरीज को जिंदा तो रखना पड़ेगा, और उसको जिंदा रखने का हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि भाई चिकित्सक जो है आपके साथ वो पूरी तरह से आपको उसमें कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहा है या सारी बात सही नहीं बता रहा है, तो आप अपना बेसिक अस्पताल चेंज कर लें। लेकिन ऐसा कहना कि चिकित्सक केवल इसी उद्देश्य के लिए करता है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं के समक्ष स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह की चुनौतियां डॉक्टर कपिल आप मानते हैं? देखिए, सबसे पहला जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो एक डॉक्टर गूगल या डॉक्टर चैट जीपीटी जो है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा एक पेन पॉइंट है। ये प्रश्न मैं लेने वाला था कि लोग जो है मोबाइल डॉक्टर बन गए हैं आज, चैट जीपीटी के जरिए या फिर गूगल के जरिए वो तमाम चीजें तलाशते हैं, बुखार में, यहाँ तक कि हार्ट अटैक के सरीखे जो मरीज होते हैं वो भी ये चीजें तलाशते हैं। एक्चुअली देखिए, एआई और जो चैट जीपीटी या गूगल है, ये दो धारी तलवार है। अगर उसका सही तरीके से आपने यूज़ नहीं किया तो उसके नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी बहुत सारे हैं। बीइंग ए पेशेंट अगर मैं देखूं, अगर मैं पेशेंट हूं और मैं चैट जीपीटी का यूज़ कर रहा हूं, तो मुझे वो अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है चैट जीपीटी से, चाहे वो कितना भी, बिकॉज इट्स ए मशीन लर्निंग। वहाँ पे मैंने कुछ डाला, मशीन ने उसको लर्न करना शुरू कर दिया और उसी के हिसाब से अपने आंसर्स करने शुरू कर दिए। तो वो अधूरी इन्फॉर्मेशन है। लोग उसको देखते हुए या तो सेल्फ मेडिकेशन पे चले जाते हैं। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। हाँ, नीम हकीम खतराए जान वाली बात है। नीम हकीम खतराए जान वाली बात है, बिल्कुल। सेल्फ मेडिकेशन पे चले जाते हैं और ट्रीटमेंट चेंज करने लग जाते हैं। और क्योंकि चैट जीपीटी जरूरी नहीं है वो आपको एक ही मोडेलिटी या एक ही थेरेपी या एक ही पैथी के हिसाब से ट्रीटमेंट बता रहा हो। कुछ लोग उसको एलोपैथी की से नेचुरोपैथी पे या यूनानी पे या होम्योपैथी पे या आयुर्वेदा पे चले जाते हैं। सभी पैथीज की अपनी इंपॉर्टेंस है, बट फ्रिक्वेंटली अपनी पैथीज को या अपने ट्रीटमेंट को चेंज करना जस्ट बिकॉज एक मशीन की नॉलेज के बेस पे आप अपने ट्रीटमेंट्स को चेंज कर रहे हैं और अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो एक बिल्कुल गलत है। लोग मेडिकेशंस चेंज कर लेते हैं। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब मेरे को है ना दांत में दर्द था और मैंने चैट जीपीटी से मेडिसिन पूछा दांत के ट्रीटमेंट टूथेक में क्या क्या लेना चाहिए, उसने मुझे 8 मेडिसिन बता दी, मैंने 8 ले ली। अब मशीन ने उसको 8 किस एस्पेक्ट से बताई और उसने किस एस्पेक्ट को समझा, 8 मेडिसिन की उसको जरूरत ही नहीं थी। तो ये एक नेगेटिव बातें हैं जो गलत यूज हो रहा है। तो मैं सभी को एक दरखास्त करना चाहूँगा कि चैट जीपीटी और गूगल का यूज़ ना करते हुए आप अपने डॉक्टर पे भरोसा रखिए, आप उनको दिखाइए। हर चीज़ का इलाज आपका चैट जीपीटी या डॉक्टर गूगल नहीं कर सकता है। क्या दवाओं का डॉक्टर एलबी कोई विकल्प है? दवाओं का कोई विकल्प है? दवा लिए बिना शख्स जो है कैसे, क्योंकि बैलेंस डाइट की बात की जाती है, संतुलित आहार की बात की जाती है, कई सारे प्रिकॉशंस बरतने की बात कही जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दवाइयों का कोई विकल्प है या नहीं, ये एक पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। अगर पेशेंट लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए तैयार है, मैसिव लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए, वो अपनी डाइट कंट्रोल करने के लिए तैयार है, वो रोज वॉक करने के लिए तैयार है, तो कुछ चीज़ें आप उससे कंट्रोल कर सकते हो। पर एक टाइम ऐसा आता है कि आप चाहे कितने ही फिट हो जाओ, फिर भी आपको मान लो शुगर है, वो कैसे ठीक होगी? कुछ प्रश्न है पराग जी, कुछ प्रश्न लेंगे? मैं भिवानी एक बार कुछ ऐड करना चाह रहा था जी। जहाँ तक डॉक्टर्स के बारे में बताया गया कि पेशेंट के ऊपर वेंटिलेटर 4 दिन 5 दिन चल रहा होता है, पेशेंट मर चुका होता है और फिर भी डॉक्टर लोग करते हैं। मुझे नहीं पता रवि जी को, बहुत सारे मामले डॉक्टर साहब, बहुत सारे मामले, तफसील से चर्चा करेंगे कभी, बहुत सारे नहीं, मामले नहीं, वो अलग बात है। मैं अभी जवाब देता हूँ। पूरा देश आपके चैनल को देख रहा है जी। जब भी कभी आपको ऐसा लगता हो कि आपका पेशेंट मर चुका है और डॉक्टर उसके ऊपर वेंटिलेटर लगा रखा है, आप डॉक्टर के पास जाइए। अंदर एंट्री नहीं होती डॉक्टर साहब? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, आपका अधिकार है।
क्योंकि आप उसको पेमेंट देते हो। आपका अधिकार है, राइटिंग में दीजिए कि मुझे अंदर जाना है, डॉक्टर को कहिए आधा मिनट के लिए वेंटिलेटर लाओ। बहुत सारे मामले वहाँ- ऐसे आते हैं डॉक्टर Please, साहब की अंदर जो है जाने नहीं दिया let जाता, me- आप ये let me- पेमेंट let जो me- जमा करवाएंगे तभी जाएंगे। लेट मी कंप्लीट। आप वहां वो मीटर लगा होता है, उसके ऊपर आपकी हार्ट रेट दिखाई देती है, आपका बीपी दिखाई देता है, आपका रेस्पिरेशन दिखाई देता है। आप बोलिए डॉक्टर साहब हमारे लिखित में देते हैं, हमारा मरीज जिंदा होगा, मर जाएगा, कोई बात नहीं, आप वेंटिलेटर 15 सेकंड के लिए हटा दीजिए। जिंदा होगा तो आपको दिखेगा, नहीं होगा तो बिल्कुल फ्लैट वो आ जाएगी। प्रश्न लेते हैं डॉक्टर साहब। ये बिल्कुल गलत चीज है, ऐसा नहीं होता। यदि कोई ऐसा करता होगा जैसे डॉक्टर शिवकांत ने कहा तो एक दो लोग वाग होंगे, लेकिन ये आपका अधिकार है। और यदि ऐसा होता है तो मैं चाहता हूं संरक्षक होने के नाते कि हमारे डॉक्टर इस तरह की प्रैक्टिस ना करें और उनको इस आड़े हाथ लिया जाए, और ये आपका अधिकार है। आईएमए आप मरीजों के अधिकार- साथ होगी। आईएमए हमेशा मरीज के साथ होगी। गलत डॉक्टर होगा उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। प्रश्न लेंगे ये मेरा सर, विश्वास सर, है। सर प्रश्न लेंगे। सर मैं भिवानी पब्लिक स्कूल का टीचर हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है कि जो अभी न्यूज में भी आ रहा है और देखने को मिल रहा है कि 2 वैक्सीन बना इंडिया में कोविड के टाइम में, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड जो है इंडिया भारत बायोटेक ने बनाया था और कोवैक्सीन जो है वो एस्ट्रोजेनिका ने यूएस के साथ, यूके के साथ मिलकर बनाया था। इस वैक्सीन के बाद काफी ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं। पर डे देखने को आ रहा है कि बच्चे लोग सोए हुए हैं, हार्ट अटैक के केस काफी ज्यादा रेंडमली बढ़े हैं। तो क्या सर, क्या इसका कोई इम्प्लीकेशन हुआ है? और इसको लेकर सारे पैनल ऑफ डॉक्टर्स के जवाब दें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या ये वैक्सीन लेने से, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद, और बेसिकली जो मेन बात है कि कोविशील्ड से ज्यादा हो रहा है, कोवैक्सीन से कम हो रहा है, डॉक्टर इसको एलवी। लेकर के। सर ये कहना बड़ा मुश्किल है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस आपको एक वैक्सीन के 5 साल 10 साल बाद आने शुरू होते हैं। तो वी आर इन वेरी अर्ली स्टेजेस टू से दैट इज ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ वैक्सीन ओनली। द अदर थिंग इज कोविड इटसेल्फ वाज ए वेरी हाइपर कॉग्युबल स्टेट। तो आपने वैक्सीन में क्या किया है? वैक्सीन में एक छोटा कोविड आपने उसको दिया है जस्ट टू गेट योरसेल्फ इम्यूनिटी आउट ऑफ इट। जैसे आप बीसीजी देते हो टीबी से इम्यूनिटी के लिए, ऐसे आपने कोविड वैक्सीन में कोरोना का वायरस दिया है, चाहे वो मरा हुआ दिया है पर दिया है। उसके कॉम्प्लिकेशन एज ए वैक्सीन आ रहे हैं या वो स्मॉल कोविड के कारण आ रहे हैं, ये कहना आज की डेट में किसी भी डॉक्टर के लिए बहुत जल्दी है। इसकी लॉन्ग टर्म स्टडीज आएंगी, एटलीस्ट 5 साल 10 साल हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम वैक्सीन जो बनी बहुत जल्दी में बनी, उसके पोस्ट मार्केटिंग साइड इफेक्ट्स पोस्ट उतना हमारे पास डाटा ही नहीं था, बट इट वाज नीड ऑफ द आवर कि हमें वो वैक्सीन निकालनी पड़ेगी। पर जो आएंगी चीजें सर, उसके जैसे जैसे अपडेट होंगे आपको बिल्कुल बताया जाएगा। यू कैन सर्च इट ऑन द नेट। ऐसे मरीज आते हैं डॉक्टर साहब आपके पास भी? सोशल मीडिया में, खास तौर से वेस्टर्न वर्ल्ड में, जो वैक्सीन फाइजर कंपनी ने बनाया था mRNA वैक्सीन, उस वैक्सीन को लेकर के काफ़ी सारी भ्रांतियां या काफ़ी सारी शिकायतें हमने सोशल मीडिया में, मैंने पढ़ी, आप सभी ने पढ़ी होंगी। और ये काफ़ी डॉक्टर्स ने, काफ़ी वैज्ञानिकों ने भी इस बात को लेकर के चिंता जाहिर की कि बहुत सारी जो असामयिक मृत्यु खास तौर से दिल की बीमारियों से संबंधित हुई हैं, उसके पीछे शायद इस वैक्सीन के दुष्प्रभाव का कारण है। लेकिन जो भारतीय वैक्सीन जो हमने यूज़ किया है भारत में, और बहुत सारे विदेशों में भी हमने इसको भेजा, हमारी गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं ये समझता हूँ कि हमारे वैक्सीन के दुष्प्रभाव के इक्का दुक्के मामलों को छोड़ करके कोई दुष्प्रभाव का मामला हमारे सामने नहीं आया। और ये बात जगविदित है, मैं दावे से कह सकता हूँ, सारी दुनिया को मालूम है, हम इस बात को पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि कोविड के वैक्सीन के बाद जितना सकारात्मक और जो लाभकारी असर हमारे भारत में देखा गया और कोविड को कंट्रोल करने में जो हमारे यहाँ जो हमें सफलता मिली, वो निश्चित रूप से उसमें इस वैक्सीन का, हमारे वैक्सीन का योगदान रहा है। बहुत बातें ऐसी होती हैं जो एक बार अपने अपने जो कहते हैं ना वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, अपने अपने स्वार्थ में जो दृष्टिकोण होता है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग कुछ बातों को नकारात्मक रूप से पेश करते हैं और उसको फैलाते भी हैं। सोशल मीडिया पे एक बात वो बस वो मैसेज जो होता है वो फॉरवर्ड होता रहता है। इस तरह से बहुत सारा दुष्प्रचार हुआ है, लेकिन उस दुष्प्रचार का कोई, हमारे वैक्सीन के बारे में खास तौर से मैं कह रहा हूँ, कोई निश्चित और जो वैज्ञानिक तौर पे उसका सिद्ध किया हुआ आधार नहीं। कोविड के बाद कोई व्यवस्थाएं सुधरी है सर? लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला था, लोगों को वेंटिलेटर नसीब नहीं हुए थे और बड़ी जानें गई थी। आपको लगता है कि व्यवस्थाएं उसके बाद सुधरी हैं स्वास्थ्य महकमे में? नहीं, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। अगर हम भिवानी की बात करें तो अब सुविधाएं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है चाहे प्राइवेट सेक्टर में, वो ज़्यादा बेहतर हुई हैं। ऑक्सीजन, ना केवल ऑक्सीजन की, अगर हम वेंटिलेटर्स की भी बात करें तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने अपने यहाँ वेंटिलेटर सेटअप्स किए जो पहले नहीं थे।
कोविड ने बहुत चीज़ें लोगों को भी सिखाई कि उनको अपनी लाइफस्टाइल को बदलना है, और जो उनको मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं उनको अपना लाइफस्टाइल थोड़ा बेहतर करना होगा, नहीं तो वो हमेशा प्रोन रहेंगे किसी भी तरह के ऐसे बायोलॉजिकल वॉरफेयर या जो भी बायोलॉजिकल अटैक्स है उनको लेकर। पराग जी प्रश्न। सर मेरा डॉक्टर्स पैनल से 2 सवाल है और साथ ही साथ आईएम के रिप्रेजेंटेटिव से शिकायत भी है, क्योंकि इन्होंने कहा कि ऐसे डॉक्टर कोई करेंगे तब उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तकरीबन क्लिनिक में, मैं सबकी नहीं कह रहा, तकरीबन क्लिनिक में अपने ही कैंपस में बने मेडिकल स्टोर की दवाइयाँ एक्सेप्ट की जाती हैं। सेम साल्ट की बाहर से ले आओ तो डॉक्टर मना करते हैं कि ये दवाई नहीं चलेगी, और जो कैंपस में मेडिकल स्टोर है उससे दवा महंगी मिलती है, बाहर सस्ती मिलती है। दूसरा एक देखा गया है कि जब पेशेंट एडमिट है ट्रीटमेंट के दौरान तकरीबन क्लिनिक में एक पीली सी पर्ची पे लिख के दवाई दी जाती है। कोई अपने लेटर पैड पे या अपने क्लिनिक के नाम पे दवाई लिख के नहीं देता, और जब उसको डिस्चार्ज किया जाता है तो एडमिशन के दौरान तो उसको दर्जनों दवाइयाँ खिलाई जाती हैं, लेकिन डिस्चार्ज के पर्चे पर 4-5 दवाइयाँ रहती है। फर्दर इलाज के लिए जब पेशेंट जाता है किसी दूसरे डॉक्टर के पास तो वो उस पर्चे को पढ़ता है। तो डॉक्टर पूनिया जी से तो मेरी ये कंप्लेंट है कि वो ऐसे क्लिनिकों पे ध्यान दें, ये रोजमर्रा की चीजें हैं। डॉक्टर साहब, इंडिया न्यूज के बड़े मंच पर ये अपेक्षा भी आपसे करते हैं कि इस तरह के जब मामले आते हैं तो निश्चित तौर पर, चूंकि हम भी हल्ला बोल सरीखे कार्यक्रमों में इस तरह के मुद्दों को लगातार उठाते आए हैं, तो आपको क्या लगता है जिस तरह की शिकायत है, जिस तरह की कंप्लेंट है, वास्तविकता है? पहली शिकायत क्या है आपकी? मेरी पहली शिकायत ये है कि ज्यादातर क्लिनिक पे बाहर की दवाइयाँ एक्सेप्ट नहीं की जाती, जो उनके अंदर कैंपस में मेडिकल स्टोर है उसी की दवाई एक्सेप्ट की जाती है। बाहर दवाई सस्ती मिलती है, फार्मासिस्ट हमें कहता है कि ये दवाई सेम साल्ट है, लेकिन डॉक्टर्स उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये शिकायत थी पहली। देखिए, पेशेंट मरीज स्वतंत्र है, वो दवा कहीं से भी लेके आए, लेकिन डॉक्टर ने लिखी है वो दवाई दवाई तो वही चलेगी ना जो डॉक्टर ने लिखी है। मुझे यदि ऐसी नॉलेज आती है कि फलाना डॉक्टर कहता है मेरे यही मिलेगी, यही लेनी है, ये तो सही है कि ब्रांडेड जो दवाई लिखते हैं, एक मेडिकल स्टोर की एक कैपेसिटी होती है, उसके अंदर जो अस्पताल का संचालक होता है वो तो उसी ब्रांड की रखता है। एक आम आदमी को ब्रांडेड और जेनरिक का पता ही नहीं होता। लेकिन जेनरिक का प्रधानमंत्री जी ने इतना बढ़िया कार्यक्रम किया है। जेनरिक दवाइयाँ जो ब्रांड की भी होती हैं इतनी सस्ती मिलती हैं, 1/4 उसकी कॉस्ट होती है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा अपने अधिकारों के प्रति भी और दवाओं के प्रति भी। यदि भिवानी शहर की मैं बता रहा हूँ, इवन हरियाणा का मैं पैटर्न हूँ और पहले प्रधान रह चुका हूँ, यदि कोई डॉक्टर ऐसे कंपेल करता है मेरे मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदनी है, मुझे आप फोन कीजिए, उसके खिलाफ हम संज्ञान लेंगे, हम सब मिलकर संज्ञान लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कहना, आपने एक बात कही कि उसी मेडिकल स्टोर से, ये मेडिकल स्टोर पहले अस्पताल में क्यों होते हैं, ये मैं आपको बता दूं, मेडिकल स्टोर का अस्पताल में होना एक बहुत बड़ी सेवा है। आप कीमत की बात कर सकते हैं, वो आपका अधिकार है। अगर वो कीमत ज़्यादा वसूल की जाती है उसके प्रति अगर आपको शिकायत है तो वो आपकी वाजिब शिकायत है। मैं अगर किसी मरीज को दवाई लिखता हूँ, मैंने 6 दवाई लिखी हैं, अगर मेरे पास अस्पताल में मेडिकल स्टोर नहीं है, मेरे मेडिकल स्टोर में मुझे पता है मैंने क्या दवाई मैं आमतौर पर लिखता हूँ, वो दवाइयाँ सारी उपलब्ध होंगी। मेरी लिखी दवाई अगर मेरे अस्पताल में केमिस्ट नहीं है या स्टोर नहीं है, एक दवाई कहीं मिलेगी, दूसरी दवाई कहीं मिलेगी, एक को नहीं मिलेगी, वो घूमता फिरेगा पेशेंट। और हम जब हमारी एक कोशिश रहती है कि मरीज की दवाई चेक भी हो ताकि उसको सही दवाई मिले। मैंने ऐसे, आपको मालूम होगा इस देश में ऐसे ऐसे मेडिकल स्टोर हैं जिसके ऊपर कोई क्वालिफाइड फार्मासिस्ट ही नहीं है। लोग जो लाइसेंस किराए के लेकर के दुकान खोले बैठे हैं। मैं उसको दवाई लिखता हूँ डिजॉक्सिन, उसको दवाई मिलती है डाइजीन की। आप सोच सकते हैं डिजॉक्सिन कहाँ यूज़ होती है, डाइजीन कहाँ यूज़ हो सकती है। आप सोच भी सकते हैं कि जो ये अनाड़ी पनाड़ी किस्म के बहुत सारे केमिस्ट बैठे हैं, वो क्या क्या दवाई के बदले क्या दवाई दे देते हैं, और नुकसान किसका होगा उसमें, और जिम्मेदारी किसकी होगी, डॉक्टर की होगी। मैंने दवाई लिखी है, उस दवाई के कई बार केमिस्ट को पढ़ने नहीं आती दवाई क्या है। जो अच्छा समझदार केमिस्ट होगा, पढ़ा लिखा केमिस्ट होगा, उसको कोई दवाई समझ नहीं आएगी तो हमसे आगे पूछता है, अपने नौकर को भेज देता है कि डॉक्टर से पूछ के आना ये दवाई क्या है, हमें समझ नहीं आ रही। कई लोग क्या करते हैं, अंदाजे से दवाई देते हैं, पहले 2 अक्षर मिला लिए, जैसे लिख लिया PAN देख लिया, उसके बाद आगे 4 अक्षर देखे नहीं उसने। बहुत सारी दवाइयों के नाम शुरुआत में एक जैसे होते हैं, बाद में उसका पूरा नाम अलग होता है।
वो दवाइयाँ अज्ञानता के वजह से और केवल उसने बेचनी है, वो दूसरे के पास भेजेगा नहीं कि मेरे पास नहीं है, उसके बदले में कुछ अनाड़ी जो किस्म का केमिस्ट गलत दवाई देता है। चलिए, बेहद महत्वपूर्ण ये सत्र था। उसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। नंबर 2, आप कहते हैं कीमत की बात है। जो डॉक्टर ये कहता है कि मेरी दुकान से दवाई लो, इसी मूल्य पे लो, वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। मैं अपने अस्पताल का दावा कर सकता हूँ, अगर आपका किसी का काम पड़ा हो, कोई आदमी कहीं से दवाई ले, हाँ बताएंगे वो दवाई सही होनी चाहिए। अब मैं एक क्वालिटी की दवाई लिखता हूँ और आप उसी दवाई को किसी केमिस्ट के पास से केवल इसलिए ले आते हो कि वो 20 रुपये सस्ती दे रहा है आपको, और उस दवाई का असर नहीं होता। शिकायत किसकी से होगी? डॉक्टर से होगी, आपका मरीज ठीक नहीं हुआ। ये जिम्मेदारी डॉक्टर की है। आप दवाई कहीं से लाओ, आप दवाई डुप्लीकेट ले आए, हमने वो इस्तेमाल की, मरीज ठीक नहीं हुआ, आपका बिल बन गया 15,000, आप डॉक्टर को 15,000 ले ली, मेरा मरीज तो ठीक नहीं हुआ। चलिए, बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, इस महत्वपूर्ण सत्र में। ये चीज एक तरफा नहीं है, इस चीज में सचेत होना पड़ेगा आपको भी, हमें भी। ये मैं दावा नहीं करता कि आप जो है गलत जो काम हो रहा है उसका हम समर्थन करेंगे, लेकिन इसमें पूरा दोष हमारा नहीं है। सभी को जो है जागृत होना पड़ेगा, सभी जागृत होंगे तभी जो है, जैसा डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, चारों विशिष्ट मेहमान, चारों खास मेहमान और बड़े बारीकियों से चर्चा की है। स्वास्थ्य महकमे में जिस तरह से जो सुधार हुए उन पर भी चर्चा की गई थी, लोगों का स्वास्थ्य किस तरह से। एसोसिएट स्पॉन्सर कदम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक कदम स्वास्थ्य की ओर। हरियाणा योग प्राकृत चिकित्सालय